नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, काफ़ी दिन से कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास, जिसे आप देखकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक प्रश्न लिए हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यह प्रश्न भी कंफ्यूज कर जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, संस्कृत हिंदी हिंदी की आदि जननी भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो दोस्तों, वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की भी लिपि है, और देवनागरी में ही मराठी भाषा भी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सभी वर्गों के पहले एवं दूसरे वर्ण, साथ ही सा, सा एवं सा, यानी तीनों सा एवं सभी वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? वर्तनी, अक्षरी, हिज्जे या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, लिखने की रीति को वर्तनी भी कहा जाता है, अक्षरी भी कहा जाता है, हिज्जे भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अष्ट, अष्ट, अष्ट या अष्ट? तो आप सभी जानते हैं, अष्ट इस तरह से लिखा जाता है, आ आधा षटकोण का सा एवं टा। अगला प्रश्न है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अगर वर्णों के मेल से विकार पूछा गया है तो उसे संधि कहते हैं, और अगर शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन वर्णों से मेल से पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, संधि। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, यहां जैसा कि आप देख सकते हैं, आ और उ मिलके ओ की मात्रा बना रही है, और गुण स्वर संधि का नियम बताता है कि आ एवं उ मिलके ओ बनता है। इसी तरह बड़ा आ और उ मिलके ओ बनता है, याद रखिएगा। यह गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं, पहचानने के तरीके होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि है परोपकार शब्द में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो वाक्यांश, जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ को कुछ विशेषता लाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में यानी कि आदि में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। शब्द दिया है कामदेव, तो दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची होता है मदन। मदन के अलावा याद रखिएगा, मोहन, अनंग, रतिपति एवं मनोज, यह सभी भी दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द दिया है चांदी, तो आप सभी जानते हैं रजत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, रजत चांदी का पर्यायवाची होता है। फिर शब्द दिया है तर्कस, तो दोस्तों, तर्कस का मतलब होता है जो तीर रखने वाला होता है उसे तर्कस कहा जाता है, याद रखिएगा। तो तर्कस का पर्यायवाची होता है तुरीण, याद रखिएगा। अगला शब्द दिया है दांत, तो दांत का पर्यायवाची आप सभी जानते होंगे, दंत होता है दांत का पर्यायवाची। फिर शब्द है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। शब्द दिया है अग्नि, तो दोस्तों, अग्नि का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, और पृथ्वी का विलोम होता है अंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला शब्द दिया है अथ, अथ का मतलब होता है आरंभ या शुरुआत, और इति का मतलब होता है अंत या फिर अंतिम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका विलोम सही शब्द होगा, अथ का विलोम होता है इति। अगला शब्द दिया है गरल, गरल का मतलब होता है विष या जहर, और अमृत इसका विलोम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही इसका सही जवाब है।
फिर प्रश्न है कृपण। अगला शब्द दिया है कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस का विपरीत होगा या विलोम शब्द होगा दानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला शब्द दिया है समर्थन। तो समर्थन का विलोम होता है विरोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर है ईश्वरवादी। तो दोस्तों ईश्वरवादी का विलोम होता है अनीश्वरवादी। और आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, याद रखिएगा। अगला दिया है उग्र। तो उग्र का आप सभी जानते होंगे, विलोम शब्द होगा शांत। अगला शब्द दिया है उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति या समृद्धि, और इसका विलोम शब्द होगा अनुत्कर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला शब्द दिया है उत्तरीय। उत्तरीय का मतलब होता है शरीर के जो ऊपर पहनने वाले वस्त्र होते हैं, जैसे आप टॉप, टी शर्ट या कुर्ता टाइप का कुछ समझ सकते हैं। और इसका विलोम शब्द होता है अधोस, अधो वस्त्र। और अधो वस्त्र होते हैं शरीर के नीचे वाले हिस्से में पहनने वाले वस्त्र, जैसे कि धोती, पजामा, पैंट, लोअर इत्यादि। उत्तरीय का विलोम होगा अधो वस्त्र। अगला प्रश्न दिया है आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास वह होते हैं जिनका पहला पद प्रधान होता है एवं क्रिया विशेषण का उपयोग होता है या क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन। तो अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है। अगला शब्द दिया है निर्भय। तो यहां भी दोस्तों अव्ययी भाव समास ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निर्भय का मतलब होता है भय से मुक्त या भय के बिना। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों चिड़ीमार तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। दोस्तों तत्पुरुष समास वह समास होते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है या फिर जहां कारक का उपयोग किया जाता है। तो चिड़ीमार का अर्थ होता है चिड़िया को मारने वाला। तो जहां को आया है यानी कि कारक का इस्तेमाल किया गया है, तो चिड़ीमार दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वहीं अगर बात पीताम्बर की जाए तो पीताम्बर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जहां किसी तीसरे पद की बात की जाती है। इसी तरह दशानन भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर दोस्तों भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दशानन आप जानते होंगे जहां रावण के लिए उपयोग किया जाता है दशानन शब्द का। एवं चौराहा में दिगु समास है, जहां पहला शब्द संख्यावाचक होता है, वहां दिगु समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों कर्मधारय समास वह होता है जहां उत्तर पद प्रधान होता है या फिर पहले पद और दूसरे पद में विशेषण एवं विशेष का संबंध हो, या फिर पहले और दूसरे पद में उपमान या उपमेय का संबंध हो। तो दोस्तों इन चारों शब्द में से ऑप्शन नंबर सी वनमानुष इसका सही उदाहरण होगा कर्मधारय समास का। अगर बात की जाए माता पिता की, तो माता पिता में दोस्तों द्वंद्व समास होगा जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। पवन पुत्र भगवान हनुमान जी के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और पंचवटी में पहला पद संख्यावाचक है, तो दोस्तों यह द्विगु समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। और वनमानुष दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वाक्य क्रम स्थापना से। दोस्तों इस तरह के प्रश्न लगातार सभी एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से यह प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित पदों में वाक्य के कुछ भाग क्रम से हट गए हैं, आपको इन भागों को क्रम में लाना है। 1 और 6 शुरू और अंतिम के भाग हैं, बीच के 4 भाग PQRS के रूप में दिखाए गए हैं, जिसके आधार पर चारों को क्रम में लाकर आपको वाक्य पूरा करना है। PQRS के दोस्तों इंग्लिश एवं हिंदी दोनों पोर्शन में लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पहली वाक्य दिया है शांत, शांति के समय में भी जब। अब अपन को जब के बाद वाला सेंटेंस ढूंढना है। पड़ती है तो हमारे सैनिक, यह नहीं हो सकता, के निवारण के लिए, बाढ़, सूखा, महामारी और हड़ताल आदि समस्याओं से देश। तो दोस्तों इन सेंटेंस को पढ़ के ही इनका सही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम तो आएगा आर, शांति के समय में भी जब, बाढ़, सूखा, महामारी और हड़ताल आदि समस्याओं। तो आर के बाद आएगा एस, समस्याओं के निवारण के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे सैनिक जी जान से देश की सहायता करते हैं। तो इसका सही क्रम होगा RSQP।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, RSQP। साथ ही दोस्तों इन प्रश्नों को इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि लास्ट वाले को आप देखिएगा और जस्ट उसके पहले वाले का पता अगर लग जाए, तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, हमारे सैनिक जी जान से देशवासियों की सहायता करते हैं, तो इसका तर्क आप जोड़ सकते हैं। और लास्ट वाले ऑप्शन में पी सिर्फ एक में ही दिया है, तो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन मेथड से इसका सही अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, अहिंसा को आचार सूत्र बना देना एक गलती है, ऊपर से आरोपित व्यवहार की भांति, या जो बौद्धिक विचारधारा के रूप में जिसके कारण हिंसा भी एक शास्त्र बन गई, या मनोविलास का साधन बनकर। तो दोस्तों सूत्र बना देना एक गलती है जिसके कारण, तो यह तो क्लियर स्पष्ट है कि पहला आर ही आएगा। इसे आप लास्ट वाले सेंटेंस से भी हल कर सकते हैं, प्राणहीन निषेधों का संकाय मात्र बनकर रह गई है। कौन बनकर रह गई, इसको आप ढूंढिएगा। तो दिया गया है मनोविलास का साधन बनकर प्राणहीन निषेधों का संकाय मात्र बनकर रह गई है। क्लियर है कि लास्ट वाला एस रहेगा। अब आप ऑप्शन से देख सकते हैं, पहला वाला आर और दूसरा एस, तो पहला आर एक में ही है और लास्ट भी एस मिल गया, तो इसका सही जवाब होगा RQPS। अब आप सेंटेंस को पूरा करके देख सकते हैं, अहिंसा को आचार सूत्र बना देना एक गलती है जिसके कारण हिंसा भी एक शास्त्र बन गई है। इसके बाद है पी, ऊपर से आरोपित व्यवहार की भांति, इसके बाद है क्यू, जो बौद्धिक विचारधारा के रूप में ऊपर से आरोपित व्यवहार की भांति मनोविलास का साधन बनकर प्राणहीन निषेधों का संकाय मात्र बन गई है। इस तरह से यह सेंटेंस पूरा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज की पहली क्लास थी प्रैक्टिस सेट की, जिसे मैंने एज अ ट्रायल कुछ कम ही प्रश्न लेकर स्टार्ट किया है। अब अगर आगे इसका रिस्पॉन्स ठीक रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास से मैं प्रश्नों की संख्या एवं कुछ अन्य पैटर्न के भी प्रश्न क्लास में ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।